अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोशिका एवं आनुवंशिकता का पार्ट 2 का ये प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनडीपीसी, असम गुड्स गार्ड, यूपीएससी, यहाँ तक कि बहुत हाई लेवल तक की परीक्षा तैयारी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है डीएनए का मूल मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइडस होता है। अब वास्तव में डीएनए है क्या, देखते हैं नीचे। ये रहा व्याख्या, देखिए डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइडस है। डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचनाओं में 10 न्यूक्लियोटाइडस पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडस नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। डीएनए, यहां से देखिए क्वेश्चन आउट हो गया कि डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचनाओं में 10 न्यूक्लियोटाइडस होते हैं। ठीक, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडस में नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये मिलान करने वाला आ गया। तो देखिए इसमें मिलान करना है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। क्वेश्चन है डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो यह मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो पहला हो गया 3, डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक, ए बी ओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। दूसरा का 4 हो गया। ठीक, जंपिंग जीन की खोज बारबारा मैकलिंटॉफ ने की थी। ठीक, उसके बाद रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मोनार्ड ने की थी। तो इसका सही आंसर मिलाते हैं दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कुछ। व्याख्या देखिए कि उसको कब वाटसन और क्रिक ने उसकी खोज की थी डीएनए संरचना की। डीएनए संरचना का मॉडल कब दिया था, देखते हैं। डीएनए संरचना डबल हेलिक्स मॉडल वर्ष 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक, एबीओ रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने वर्ष 1902 में की थी। जंपिंग जीन की खोज बारबारा मैकलिंटॉफ ने वर्ष 1940 में मक्के के पौधे में की थी। रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मोनार्ड ने की थी। क्वेश्चन यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि जंपिंग जीन की खोज बारबारा मैकलिंटॉफ ने वर्ष 1940 में किस पौधे पर चयन करके की थी, मक्का का पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के सामने डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कब दिया था। तो देखिए वर्ष 1953 में प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर, ये नेचर पुस्तक का नाम है पत्रिका वाला। वर्ष 1953 में प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में छपे एक लेख में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार डीएनए की द्विकुंडलाकार डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। पत्रिका का नाम बार बार पूछा जाता है, नेचर है। ये रहा क्वेश्चन। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन है एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 174 बैक्टीरियोफेज। अब ये 174 बैक्टीरियोफेज है क्या, देखते हैं इसकी व्याख्या में। तो एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु 174 बैक्टीरियोफेज में तथा S13E कॉम्प्लेक्सेस विषाणु में पाए जाते हैं, कोलिपेज विषाणु में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा किसी भी बच्चे के पिता का निर्धारण हो सकता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या भी वही है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच एक बच्चे के पिता का पितृत्व निर्धारित करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जीन का आकार होता है, कहने करता है कि जीन किस आकार का होता है।
चार ऑप्शन दिए गए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीन का आकार सर्पाकार होता है और जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र में विद्यमान वंशागति की इकाई होती है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने व्याख्या। जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों के विद्यमान वंशागति की इकाई है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वंशागति की इकाई क्या है, तो जीन, प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जीन किसके बने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जीन डीएनए के बने होते हैं। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, तो आंसर होना चाहिए जॉनसन। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन का आकार क्या है, सर्पाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये आप लोगों के सामने 25 नंबर। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं क्या। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती कहा जाता है। अब ये जीन बस्ती क्या है देखते हैं। जीन बस्ती की परिभाषा देख लीजिए, ये रहा। तो इसका परिभाषा है, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती, जीन पूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से सबसे पहले किसे बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से सबसे पहले किसे बनाया गया। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को सर्वप्रथम बनाया गया था। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है जिसे बनाया गया था और कब बनाया गया था, देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया था, ठीक। जबकि चूहे को इस विधि द्वारा वर्ष 1974 में बनाया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया, जबकि चूहों को इस विधि द्वारा वर्ष 1974 में बनाया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के सामने, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। क्वेश्चन ये भी कर रहा है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे कौन सी झिल्ली कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। व्याख्या है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है, वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। क्वेश्चन को ऐसे भी उल्टा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकेमा। इसका फुल नाम होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकेमा। अब ये सबसे छोटी कोशिका है, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं देखते हैं आगे व्याख्या में इसको। तो ये देखिए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसे जोकर ऑफ किंगडम कहा जाता है। क्वेश्चन बन गया कि जोकर ऑफ किंगडम के नाम से जाना जाता है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। दो क्वेश्चन हो गया कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती। इसे जोकर ऑफ किंगडम के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोगों के सामने 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा रहा हूं।
क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लवक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि लवक क्या है, कितने प्रकार के लवक होते हैं, यह किसमें पाया जाता है। तो देखिए, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर देखिए, यह हरे पौधे की वनस्पति कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। यह लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। जंतु कोशिका, फिर से दोहरा रहा हूं इसको, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर यह है कि हरे पौधे वनस्पति कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और अवर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र को स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑटोगोमी या स्वयुग्मन। अब ये ऑटोगेमी क्या है, स्वयुग्मन क्या है, ये परागन क्या होता है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में डिटेल से। बार बार करें, व्याख्या पर गौर कीजिए। व्याख्या है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगेमी या स्वयुग्मन कहा जाता है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगोमी स्वयुग्मन कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन, पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्टोमेटा, क्यूटिकल्स, लेंटिकल्स और ये सभी। वास्तव में इसका आंसर हो गया ये सभी। अब ये स्टोमेटा, क्यूटिकल्स, लेंटिकल्स और ये गैसों का विनिमय क्या होता है देखते हैं, व्याख्या द्वारा समझते हैं इसे। तो देखिए, पौधे में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा क्यूटिकल्स तीनों विधि द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। लेंटिकल्स टहनी व शाखाओं के छाल में पाया जाता है, जबकि क्यूटिकल्स अधिकांश पौधे की बाह्य त्वचा में उपस्थित होता है। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो देखिए, पौधे में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म छिद्र होता है। लेंटिकल्स टहनी व शाखाओं के छाल में, जबकि क्यूटिकल्स पौधे की बाह्य त्वचा में उपस्थित होता है।